डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि MCQ सीरीज 1, जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पहली सीरीज है जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आपका DSSB, रीट, CTET, KVS एंड इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम जो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में या भर्तियों में होते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके काम आएगा। इसे अंत तक देखिए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको अंत तक देखिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए। यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वो भी प्राप्त कर सकें और अपने विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सफल हो सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह जो MCQ सीरीज़ है पहली, वो आपको कैसी लगी और आगे भी ऐसी सीरीज चाहते हैं या नहीं, या क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक है उसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 जो आपके सामने है, कि सबसे पहले किसने कहा कि श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि सबसे पहले उसने कह दिया कि श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है? जानते हैं हम। ऑप्शन ए जॉर्ज डाल गार्नो, बी पेड्रो पोंस डी लियोन, सी ग्राहम बेल और डी डेक्रोली। ये चारों व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले उसने कहा, जिसका सही आंसर है बी पेड्रो पोंस डी लियोन। अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न, कि भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डीबी तक होना चाहिए या कितना होना चाहिए? डीबी यानी कि डेसिबल, कितने डेसिबल तक होना चाहिए? यदि उससे कम होगा तो फिर वो श्रवण दोष की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 60 डीबी हियरिंग लॉस यानी कि 60 डेसिबल हियरिंग लॉस, बी 65 डीबी हियरिंग लॉस यानी कि 65 डीबी हियरिंग लॉस डेसिबल, 70 डेसिबल हियरिंग लॉस एंड डी 75 यानी कि 75 डेसिबल हियरिंग लॉस। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और वो सही ऑप्शन है सी, यानी कि 70 डीबी हियरिंग लॉस यानी कि 70 डेसिबल हियरिंग लॉस या उससे अधिक लॉस है, तभी वो श्रवण बाधित व्यक्ति माना जाएगा अकॉर्डिंग टू RCI। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3, स्थानीय स्तर की समिति किस अधिनियम में शामिल है? जो लोकल लेवल कमेटी की बात करते हैं, तो आखिरकार जिस अधिनियम को हम पढ़ते हैं वो कौन से ऐसे अधिनियम में ऐसा कौन सा है जिसके अंतर्गत ये स्थानीय स्तर की समिति या लोकल लेवल कमेटी शामिल है? उसमें सबसे पहला है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको हम लोग PWD एक्ट के नाम से जानते हैं।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑटिज्म CPMR-MD 1999, जिसको हम लोग एंटी एक्ट 1999 कहते हैं। एंड ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, जिसे हम हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कहते हैं। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो लोकल लेवल कमेटी है वह किस अधिनियम में शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, यानी कि इसके अंतर्गत लोकल लेवल कमेटी की बात की गई है। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है, किस शहर में है। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, बी कोलकाता, सी मुंबई एंड डी न्यू दिल्ली। यानी कि इन चारों में से इंदौर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली में से एक ऐसा शहर है जहां पर भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो चलिए हम इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है डी नई दिल्ली, यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्न 5 जो आपके सामने है, RRTC का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म इज RRTC। बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो कई बार पूछ चुका है, और ऐसे फुल फॉर्म जल्दी याद नहीं रहते, इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखें। RRTC का फुल फॉर्म हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए रीजनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन बी रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड टीचिंग कोऑर्डिनेटर, एंड ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि इन चारों में से RRTC का एक फुल फॉर्म है और उसका सही फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए रीजनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्नेलिन चार्ट का निर्माण कब और किसने किया था, यानी किसने किया और किस सन में किया। स्नेलिन चार्ट, उसके बारे में भी अभी एक चित्र आपको दिखेगा। ऑप्शन ए ग्राहम बेल 1876, यानी कि 1876 जो ग्राहम बेल हैं उन्होंने किया, या फिर ऑप्शन नंबर बी हरमन स्नेलिन 1862 1862, या ऑप्शन सी ब्रेडवुड 1767 1767, या फिर डी गार्डनर 1993 1993। इनमें से एक ऑप्शन सही है जो स्नेलिन चार्ट का निर्माण किया गया है और कब किया गया है, और वो सही ऑप्शन है बी हरमन स्नेलिन 1862 में स्नेलिन चार्ट का निर्माण किया। ये स्नेलिन चार्ट है जो कि कभी भी आप अगर आँखों की जांच कराने गए होंगे तो सामने मिरर रहता है और उसके पीछे ये लगा रहता है चार्ट। इसमें तो केवल अल्फ़ाबेट्स हैं, बट वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सर्किल और बहुत सारे ऐसे सिंबल रहते हैं, छोटे बड़े मिडिल, जो आपको दिखाए जाते हैं ताकि आप छोटे से छोटे माइनर से माइनर देख सकें
लेटर को या सर्कल को या किसी भी इमेज को, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है ताकि वो पता लगा सकें कि आपकी जो आँखों का दूरी है कितना तक देख सकते हैं। 6x6 बेटर मानी जाती है, तो उसी से वो पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रश्न 7 जो आपके सामने है कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी सबसे पहले किसने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया, ऐसे कौन व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए ब्यूलर, ऑप्शन बी सैमुअल ए किर्क, ऑप्शन सी माइकल डेल एंड ऑप्शन डी अन्नी शार्प। इन चारों में से एक ऑप्शन है जो सही है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका सही आंसर है सैमुअल ए किर्क ने। आपके सामने प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में IDEA क्या है, यानी कि आइडिया क्या है। ऑप्शन ए एक योजना है, यानी कि एक स्कीम है, या फिर ऑप्शन बी एक अधिनियम है, एक्ट है, या फिर ऑप्शन सी एक्सेसिबल डिवाइस है या सुगम्य उपकरण है कोई आइडिया, या ऑप्शन डी टॉकिंग डिवाइस है, बातचीत करने का उपकरण है। इन चारों में से एक सही है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में IDEA क्या है। तो इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही उत्तर है बी, ये एक अधिनियम है जो शिक्षा से संबंधित है। इसका पूरा नाम है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। आप हो सकता है कि जब जानकारी नहीं होती है तो हम आइडिया को एक सिम भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आइडिया का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, और ये एक अधिनियम है जो शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट की जो आइडिया है इज ए लॉ दैट मेक्स अवेलेबल a free appropriate public education to eligible children with disabilities throughout the nation and ensure special education and related services to those children। यानी कि ये जो आइडिया है एक कानून है जो पूरे देश में जो भी योग्य विकलांग बच्चों को, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको मुफ्त और उपयुक्त सार्वजनिक रूप से शिक्षा उपलब्ध कराता है और उन बच्चों को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकताएं, उनकी विशेषताएं किस तरीके से हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो ये आइडिया है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि प्रश्न 9, समावेशन का मुख्य बिंदु क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ इंक्लूजन। ऑप्शन ए मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा, ऑप्शन बी नीड्स आवश्यकताएं, ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी सुगम्यता, या ऑप्शन डी इक्वालिटी समानता। इन चारों में से आपको सभी बराबर लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से एक सही है। आखिरकार मुख्य बिंदु क्या है, तो चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है मेन स्ट्रीमिंग। ऑप्शन ए सही है। क्यों ऑप्शन ए सही है? क्योंकि समावेशन का मुख्य जो उद्देश्य होता है मेन स्ट्रीमिंग होता है, मुख्य धारा होता है। अगर आप आवश्यकताएं की बात करें तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं हम उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनको व्यवस्थाएं देते हैं। जब तक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता। और अगर हम उसे एक्सेसिबल या एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के अकॉर्डिंग जो उसे ज़रूरत है, अगर उस तरीके की उसको सुगम्यता नहीं दी गई, उसको वातावरण सुगम्य नहीं मिला शिक्षा का, तो सीधी सी बात है वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता, समाज से नहीं जुड़ सकता। इक्वलिटी समानता भी बहुत ज़रूरी है,
कि जिस तरीके से हम एक सामान्य बच्चे को समाज का मुख्य व्यक्ति मानते हैं, उसी तरीके से हम दिव्यांग बच्चों को भी माने। तो जब उसको समानता देंगे तभी वो मुख्यधारा में जुड़ सकता है। तो मुख्यधारा जो मेन स्ट्रीमिंग है वो समावेशन का एक अल्टीमेट रियलिटी है, पॉइंट है, जो एक मेन स्ट्रीमिंग माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि मानसिक मंदता का नाम बदलकर कब बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया। यानी कि पहले इसको हम मेंटल रिटार्डेशन कहते थे और अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये कब इसका नाम बदला गया? ऑप्शन ए 22 मई 2018 को, 23 मई 2019 को, 24 जुलाई 2019 को एंड 25 जुलाई 2020 को। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि 24 जुलाई 2019 को मानसिक मंदता से नाम बदलकर उसको बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया। और इसको किसने किया? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा इसे मानसिक मंदता से बदलकर बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, MCQs हैं। ये जो क्वेश्चंस थे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।